सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्मा, बुक 4 पार्ट 1 का चैप्टर 6 का दूसरा हिस्सा। कल हमने चैप्टर 6 का mere morality is not enough, it must be sacred and universal, इस टाइटल के अंतर्गत हमने इसका आधा भाग कल देखा। मतलब करीब 20 मुद्दे कल हमने देखे, 20-21 तक। इसके आगे का हिस्सा अब हम देखेंगे। बहुत मूलगामी चर्चा है, ये मूलगामी विषय है और इस पर मूलगामी चर्चा होनी चाहिए। ये बाबा साहब के जीवन भर के प्रयासों का सार है, एक तरह से प्रयासों का सार भी है, विचारों का। मतलब किस फाउंडेशन पर उन्होंने अपना जीवन भर का काम किया है, वो उसका चित्रण यहाँ पर थोड़ा दिखाई देता है। क्योंकि कल हमने जो कहा था कि उनका जो पहला बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मुंबई इलाका बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो मुंबई इलाके का पहला अधिवेशन हुआ मानगांव में, जिसके अध्यक्ष दूसरे दिन के मेहमान शाहू महाराज थे। पहले दिन बाबा साहब ने जो उसके पहले 21 मार्च 1920 को बाबा साहब का जो भाषण है 1920 का, देखिए अभी आज 103 साल हो रहे हैं। अभी अगले महीने में 103 साल पहले उन्होंने उनका जो अस्पृश्यों का उद्धार करने का उनका जो संकल्प था, उसके बेस में उनकी जो विचार प्रक्रिया थी, जो एक मूल सूत्र था, जो समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, उसका आधार उनके अपने अछूत के रूप में उन्होंने भुगते हुए अनुभव तो है ही बचपन से ही। लेकिन केवल उन विचलित करने वाले अनुभवों के आधार पर उन्होंने काम नहीं किया है। विचलित होकर उन्होंने उपाय नहीं खोजे हैं। मन की स्थिरता पाने के बाद उन्होंने अपने कार्यक्रम शुरू किए हैं एक तरह से। इसलिए बहुत ही शांत चित्त से, समझदारी के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ उन्होंने उस पहले व्याख्यान में जो एक सूत्र रखा है कि बहिष्कृत वर्ग कौन है, अछूत कौन है, उसमें अछूत कौन है, बहिष्कृत वर्ग कौन है, ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर और बहिष्कृत वर्ग, ऐसे 3 ग्रुप उन्होंने किए हैं हिंदू समाज के। वो कह रहे जिनके हम घटक है उस समाज के 3 ग्रुप पढ़ते हैं, एक ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर और बहिष्कृत समाज, जिसमें हम आते हैं, ऐसा वो उस वक्त कहते हैं। और ये किस आधार पर ये गठ हुए, तो पवित्रता अपवित्रता, योग्यता अयोग्यता, जन्म सिद्ध योग्यता अयोग्यता, जन्म सिद्ध पवित्रता अपवित्रता, और इसके आधार से ये 3 वर्ग हुए हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर, बहिष्कृत। तो ये उनके विचारों का मूल सूत्र था। और इसका आधार क्या था? अध्ययन। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का भी बहुत अच्छी तरह से
ये कहते हैं उनका पहला प्रबंध तो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से ही, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म एंड ओरिजिन एंड मैकेनिज्म, उनका जो पहला प्रबंध है वो भी एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, मानववंश शास्त्र या मानव शास्त्र, उसके अंतर्गत उन्होंने कास्ट मतलब जाति व्यवस्था, कास्ट इन इंडिया, जाति व्यवस्था का विचार उन्होंने मानववंश शास्त्र के अंतर्गत किया है। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मोरालिटी, मेयर मोरालिटी इज नॉट इनफ, इट मस्ट बी सैक्रेड एंड यूनिवर्सल। केवल नीतिमत्ता, मोरालिटी पर्याप्त नहीं, वो पवित्र, सैक्रेड, उनका पवित्र कहने का अर्थ थोड़ा अलग भी है। पवित्र केवल कोई मानता है इसलिए पवित्र नहीं, वो सर्वमान्य जो बात है उसे पवित्र कहते हैं। वो सर्वमान्य, जो कुछ लोगों को जो पवित्र लगता है उसे पवित्रता उन्होंने नहीं कहा है, सैक्रेड। जो सर्वमान्य है और यूनिवर्सल है, व्यापक है, उससे उन्होंने अहमियत दी है। और कल तक हमने जो देखा, खासकर कल का मुद्दा जो हमने जो देखा, उसमें मोरालिटी के बारे में वो कहते हैं कि मोरालिटी हैज टू बी सेक्रेड। दूसरी एक बात हम अभी पहले बताना चाहते हैं, वो ये है कि हम अभी वो बनते आनंद कौशल्यायन जी का जो हिंदी अनुवाद है, उसको उस रेफरेंस को लेकर उस संदर्भ में हम अभी, या उसका संदर्भ लिए भी नहीं है, हम थोड़ी चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी विसंगत शब्द योजना है, उसको आधार बनाकर बात करेंगे तो करेक्शन करने में या उसको सुधारने में ज़्यादा शक्ति देनी पड़ती है। तो अभी सीधा थोड़ा अंग्रेजी पढ़कर उसका फ्लो में जो हिंदी अनुवाद होता है उतना ही हम देखेंगे, फ्लो में, वर्ड टू वर्ड नहीं, या बहुत डीप जाकर नहीं। इसका खास अनुवाद, अलग से अनुवाद करने की आवश्यकता है, ऐसा भी हमें लगता है पूरे किताब का। तो चलिए वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो हम अंग्रेजी और हिंदी सीधा अनुवाद करते करते हम देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब। तो this morality had to be sacred because it was imposed originally on the fittest, that is strongest। मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग है, जो फिटेस्ट लोग है, जो सबल है, उन पर ये नीतिमत्ता नाम की जो चीज़ है वो एक तरह से इम्पोज की है, उसे मोरालिटी कहा है। लेकिन वो कहते हैं कि मोरालिटी शुड बी, हैड टू बी सैक्रेड, वो पवित्र होना चाहिए। किसी वर्ग पर वो दबाव के रूप में रखना, नीतिमत्ता को रखना, मतलब उस दबाव के रूप में उनसे वो अपेक्षा रखना, जो सबल लोग हैं उन्होंने ऐसा ऐसा बर्ताव करना चाहिए, उसे मोरालिटी कहेंगे। तो उसे उन्होंने मोरालिटी नहीं कहा है। वो जो मोरालिटी हैड टू बी सैक्रेड, वो पवित्र होनी चाहिए। क्योंकि अगर केवल स्ट्रॉन्गेस्ट लोग जो है, सबल लोग है, फिटेस्ट लोग है, उन पर अगर वो लादी गई वो नीतिमत्ता अगर है कि उनके बिहेवियर पर, उनके वर्तन पर निर्भर रह के हम मतलब समाज चलेगा, और उसे मोरालिटी अगर कहा जाएगा, तो वो आगे कहते हैं दिस हैज़ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। इसका जो परिणाम है वो बहुत भयंकर हो जाता है। क्योंकि वो मोरालिटी क्या है, केवल फिटेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट की मोरालिटी क्या है,
उसका विश्लेषण करते समय वो कहते हैं कि क्या, पहली बात तो ये है, डज मोरालिटी इज बिकमिंग सोशल, डज मोरालिटी इन बिकमिंग सोशल बिकम एंटी सोशल। इसे अगर सामाजिक नीतिमत्ता मानेंगे, वो नीतिमत्ता एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी तो नहीं बनती। इट इज नॉट दैट देयर इज नो मोरालिटी अमंग थीव्स, ऐसा नहीं है कि चोरों में नीतिमत्ता नहीं होती, होती है। देयर इज मोरालिटी अमंग बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब जो व्यापारी वर्ग है उनमें भी मोरालिटी होती है, नीतिमत्ता होती है। देयर इज मोरालिटी अमंग फेलो कास्टमैन एंड देयर इज ऑल्सो मोरालिटी अमंग गैंग ऑफ रॉबर्स। जाति के लोग, अपने अपनी जाति के जो लोग हैं, एक ही जाति के जो फेलोमैन है, जाति अंतर्गत जो लोग आते हैं, मतलब हर जाति में अपनी अपनी नीतिमत्ता है उनके लोगों में, उनके लिए, उस ग्रुप के लिए, उस गुट के लिए, मतलब कास्ट के लिए। यहाँ का संदर्भ लेंगे हम, जिसके बारे में सब चर्चा चल रही पूरे किताब में और बाबा साहब के पूरे फिलॉसफी में वो मुद्दा है, अहम मुद्दा है। उस कास्ट को लेकर, उस कास्ट, हर कास्ट के अंतर्गत अपनी अपनी नीतिमत्ता है, वो भी मोरालिटी है। और वो कहते हैं देयर इज ऑल्सो मोरालिटी अमंग अ गैंग ऑफ रॉबर्स। जो लुटेरे लोग हैं, उनकी जो गैंग है, उनमें भी मोरालिटी होती है, उनमें भी नीतिमत्ता होती है। बट दिस मोरालिटी इज मार्क बाय आइसोलेशन एंड एक्सक्लूसिवनेस। तो इस तरह की जो मोरालिटी है वो विभक्त मोरालिटी है, वो एक वर्ग की मोरालिटी है, एक ग्रुप की मोरालिटी है, विशेष लोगों की मोरालिटी है, वो नीतिमत्ता है। इट इज अ मोरालिटी टू प्रोटेक्ट ग्रुप इंटरेस्ट। ये जो नीतिमत्ता है वो उस ग्रुप की जो हित है, उस ग्रुप का जो हित है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसको सुरक्षित रखने के लिए मोरालिटी का इस्तेमाल होता है। इट इज देयर फॉर एंटी सोशल, इसलिए वो कहते हैं वो विशिष्ट ग्रुप की मोरालिटी एंटी सोशल होती है, समाज विरोधी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे निकल आ रहे हैं इससे चिंतन के मुद्दे हैं। जटिल है लेकिन समझना बहुत बाबा साहब के विचार को अगर समझना है तो ये बातें, क्योंकि ये उनका विचार सूत्र है, बाबा साहब का विचार सूत्र, इसमें कोई निकाय से मुद्दे नहीं लिए हैं। अभी ये समझने की बात है कि द बुद्ध एंड धम्म के जो इसके पहले की जो चर्चा है, कई सारे चैप्टर्स में, खंडों में जो चर्चा हुई है, वो निकाय, त्रिपिटक या बाकी ग्रंथ और उनके अपने निर्णय, इस तरह की वो चर्चा चल रही है। लेकिन ये जो चैप्टर अभी है, ये उनके अपने मूल विचार है, उनके अपना मूल निष्कर्ष है, उस पर ये चर्चा चल रही है, मोरालिटी की चर्चा, नीतिमत्ता की। तो ग्रुप की मोरालिटी, गुटों की मोरालिटी, कास्ट की मोरालिटी, या गैंग ऑफ रॉबर्स की मोरालिटी, बिजनेसमैन की मोरालिटी, थीव्स मतलब चोरों की मोरालिटी, ये सब मोरालिटी जो है, ग्रुप की मोरालिटी जो है, ये सब एंटी सोशल है, कहते हैं समाज विरोधी है। इट इज द आइसोलेशन एंड एक्सक्लूसिवनेस ऑफ दिस काइंड ऑफ मोरालिटी विच थ्रोज इट्स एंटी सोशल स्पिरिट इन रिलीफ। तो इस तरह की जो विभक्त और विशेष लोगों की जो मोरालिटी, विशेष ग्रुप की जो मोरालिटी है, वो समाज विरोधी जो स्पिरिट है, प्रेरणा है, उसको, समाज विरोधी प्रेरणा को खुली छोड़ती है। मतलब खुल्लम खुल्ला एक समाज विरोधी चैतन्य काम करता है। इसको अगर मोरालिटी माना जाए तो, इस मोरालिटी को अगर एक्सेप्ट करेंगे, जो आइसोलेट करती है, एक्सक्लूसिवनेस को, इसको एक्सक्लूसिवनेस, विशेष लोगों का ये
विशेष लोगों के ग्रुप में चल रही ये मोरालिटी, जाति में चल रही मोरालिटी, या बिजनेसमैन या रॉबर्स या थीव्स, इनकी मोरालिटी एंटी सोशल है। तो एंटी सोशल इस तरह की मोरालिटी, नीतिमत्ता समाज विरोधी जो गुणधर्म है उसको खुल्लम खुल्ला उत्तेजन देती है। The same is true where a group observe morality because it has interest in its own protect। तो जहाँ गुट जाति हो या कोई संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उस ग्रुप में अगर मोरालिटी उस ग्रुप में जो मोरालिटी है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षित करने का प्रयत्न करते हैं, उसे वो मोरालिटी कहते हैं, वो उनकी नीतिमत्ता है। द रिजल्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी आर फार रिचिंग। और इस तरह की जो मोरालिटी, नैतिकता है, जो एक ग्रुप की मोरालिटी है, तो समाज में ये बहुत दूर तक फैली है, वो कह रहे हैं। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह की ग्रुप की मोरालिटी, वर्गों की मोरालिटी, जाति की मोरालिटी, बिजनेसमैन की मोरालिटी, रॉबर्स की मोरालिटी, थीव्स की मोरालिटी, ये समाज में बहुत फार रीचिंग, दूर तक फैली है। इफ सोसाइटी कंटिन्यूज टू कंसिस्ट ऑफ एंटी सोशल ग्रुप्स, सोसाइटी विल रिमेन अ डिसऑर्गेनाइज्ड एंड फैक्शनल सोसाइटी। अगर इस तरह की सोसाइटी में इस तरह के अगर समाज विरोधी गुट अगर काम करते हैं, समाज में अगर इस तरह के गुट जो समाज विरोधी है, इस नीतिमत्ता के आधार पर अगर वो समाज में काम करते हैं तो इस तरह की सोसाइटी हमेशा डिसऑर्गेनाइज रहेगी, कभी भी उसका संगठन नहीं हो पाएगा और वो फैक्शनल सोसाइटी रहेगी, उस समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं सब टुकड़ों में बटा हुआ समाज है, क्योंकि गुटों में बटा है। फिर वो जाति के ग्रुप हो या रॉबर्स के ग्रुप हो, चोरों के ग्रुप हो, बिजनेसमैन के ग्रुप हो, कास्टमैन के ग्रुप हो, तो इसके कारण समाज में एकता नहीं है, समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। The danger of a disorganized and factional state of society is that it sets up a number of different models and standards। तो इस तरह के इससे जो धोखा निर्माण होता है, इस तरह के डिसऑर्गेनाइज और फैक्शनल स्टेट ऑफ सोसाइटी में जो अनेक गुट और विभाजन जो है, इससे क्या डेंजर निर्माण होता है, धोखा निर्माण होता है कि समाज में अलग अलग तरह के मॉडल्स और स्टैंडर्ड्स निर्माण होते हैं, अलग अलग तरह के मानक निर्माण होते हैं और अलग अलग तरीके के एक मॉडल से, एक नमूना, मतलब ये ग्रुप इस तरह से बिहेव करेगा, वो ग्रुप उस तरह से बिहेव करेगा, ये जाति इस तरह से बिहेव करेगी, और वो गुट इस तरह से, वो बिजनेस ग्रुप इस तरह से बिहेव करेगा। तो गुट की जो मोरालिटी है, तो अपने अपने वो मॉडल है, बिहेव करने के, वर्तन के मॉडल है। तो अनेक तरह के मॉडल्स, नमूने और मानक जो है, स्टैंडर्ड जो है, वो भिन्न भिन्न तरीके के मॉडल स्टैंडर्ड समाज में रहेंगे और वो हमेशा विभाजित रहेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में ही वो रहेंगे। ये धोखा इस तरीके के मोरालिटी से निर्माण होता है, नीतिमत्ता से निर्माण होता है। In the absence of common models and common standards, society cannot be harmonious whole।
इस तरह के अगर समाज समाज में अगर इस तरह के समाज में अगर कॉमन मॉडल्स और कॉमन स्टैंडर्ड्स नहीं रहेंगे, सर्वसाधारण सबको स्वीकार्य ऐसे स्वीकार नहीं ऐसे मॉडल नमूने अगर नहीं रहेंगे या ऐसे मानक नहीं रहेंगे, तो इस तरह का समाज कभी भी हार्मोनियस नहीं रहेगा, सुसंगति में का सुसंगत नहीं रहेगा, एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं रहेगा। मतलब वो हमेशा उसमें डिसहार्मनी रहेगी, विसंगति रहेगी। तो इस तरह के अलग अलग गुटों के मॉडल्स और स्टैंडर्ड्स अपने अपने स्टैंडर्ड्स और अपने अपने मॉडल इस समाज को कभी भी हार्मोनियस नहीं रहने देगा। उसमें हमेशा डिसहार्मनी रहेगी, विसंगति रहेगी। With such different models and standards, it is impossible for the individual to attain consistency of mind. तो अंत में ये मूलभूत मुद्दा है। तो इस तरह के समाज में अगर डिफरेंट मॉडल्स रहेंगे, अलग अलग नमूने रहेंगे वर्तन के और अलग अलग मानक रहेंगे, तो ये किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के मन को सुसंगत किसी के व्यक्ति किसी व्यक्ति का मन, ऐसे समाज में रहने वाले व्यक्ति का मन कभी भी सुसंगत रूप से कार्य नहीं करेगा। मतलब हर व्यक्ति का मन विभाजित हो जाएगा, क्योंकि समाज विभाजित है, गुटों में अगर विभाजित है तो हर व्यक्ति का मन विभाजित है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। ऐसे समाज के व्यक्ति का मन कभी भी सुसंगत रूप से विचार नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो अलग अलग मॉडल्स में और स्टैंडर्ड्स में विभाजित है। मतलब इमोशनली विभाजित है, वो भावनिक दृष्टि से अगर वो विभाजित है, क्योंकि कोई किसी की इस ग्रुप की भावना और इस ग्रुप और उसके व्यक्तियों की भावना उधर जुड़ी हुई है, कुछ गुटों की और उनके व्यक्तियों की भावना दूसरी जगह जुड़ी हुई है। ऐसे अलग अलग ग्रुप के लोग और अलग अलग ग्रुप और उसके लोग अगर इमोशनली बटे हुए हैं, भावनाओं से बटे हुए हैं, क्योंकि हर एक का मॉडल और स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, तो ऐसे व्यक्तियों का मन कभी भी सुसंगत रूप से काम नहीं कर सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें सुसंगत रूप से विचार नहीं कर सकता। A society which rests upon the supremacy of one group over another, irrespective of its rational and proportionate claims, inevitably leads to conflict. और आगे कहते हैं कि व्यक्ति विभाजित तो होता ही है, लेकिन व्यक्ति का एक व्यक्ति के माइंड का मन का अगर वो विसंगत, व्यक्ति का मन विसंगत होता है, रहता है हमेशा हर व्यक्ति का, उसका कारण वो जिस ग्रुप का है उसी को फॉलो करता है, उसके मानक और उसके जो मॉडल्स उस नमूने को फॉलो करता है, दूसरे को विरोध करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का बना हुआ ग्रुप, ऐसे व्यक्तियों का बने हुए ग्रुप हमेशा एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ये मुद्दा यहाँ पर वो दूसरे रूप से रख रहे हैं कि अ सोसाइटी वी रेस्ट अपॉन दी सुप्रीमेसी ऑफ वन ग्रुप। एक ग्रुप अगर दूसरे पर अपना श्रेष्ठत्व अगर लाता है, वो सुप्रीमेसी अगर दूसरे ग्रुप पर लाता है और उसमें कोई रैशनल कोई तर्क सिद्धता नहीं, उसमें कोई तार्किकता नहीं है, उसमें कोई तार्किकता नहीं है, तो ऐसे गुटों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, संघर्ष बना रहेगा। द ओनली वे टू पुट अ स्टॉप टू कॉन्फ्लिक्ट
is to have common rules of morality which are sacred to all. इसको अगर रोकना है, इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर रोकना है, इस संघर्ष को अगर रोकना है, तो इस तरह की नीतिमत्ता चाहिए, इस तरह के नीतिमत्ता के नियम चाहिए जो सबके लिए सैक्रेड हो, पवित्र हो, सर्वमान्य हो। तो इस सैक्रेड का मतलब सर्वमान्यता ऐसा भी है। एक गुट को जो सैक्रेड लगता है वो दूसरे गुट को भी सैक्रेड लगना चाहिए, मान्य होना चाहिए। एक व्यक्ति को जो मान्य होता है वो बाकी व्यक्तियों को भी मान्य होना चाहिए। उसे मोरालिटी और सैक्रेड मोरालिटी कहा है, पवित्र नीतिमत्ता कहा है। जो एक ग्रुप को मान्य है दूसरे को नहीं, तो वो सैक्रेड मोरालिटी नहीं हो सकती। वो किसी गुट की मोरालिटी है, वो किसी कास्ट की मोरालिटी है, किसी रिलीजन की मोरालिटी है। वो सर्वमान्य सैक्रेड सर्वमान्य नहीं हो सकती, सबके लिए वो सैक्रेड नहीं है। There is the third factor which requires morality to be made sacred and universal. It is to safeguard the growth of the individual. तो मोरालिटी को, नीतिमत्ता को सैक्रेड, सर्वमान्य या पवित्र और सर्वमान्य और व्यापक यूनिवर्सल बनाने के लिए उसने व्यक्ति के विकास को सुरक्षा देनी चाहिए, व्यक्ति विकास को प्रधानता देनी चाहिए, सेफगार्ड करना, उसको सेफगार्ड करना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। तभी वो मोरालिटी सैक्रेड है, तभी वो मोरालिटी व्यापक है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अंडर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और अंडर ग्रुप रूल, द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर नॉट सेफ। वो कहते हैं कि गुटों में जो स्ट्रगल चलता है, गुटों के हर गुट के जाति अगर अपने अस्तित्व के लिए, अपने सेफगार्ड के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अगर संघर्ष करते रहेंगे, तो व्यक्ति का जो हित है वो कभी भी सेफ नहीं रह सकता। अंडर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और अंडर ग्रुप रूल, द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट सेफ। व्यक्ति का हित जो है वो कभी भी गुटों में, जाति में सुरक्षित नहीं रह सकता। द ग्रुप सेटअप prevents an individual from acquiring consistency of mind, which is possible only when society has common ideals, common models. दूसरा सिद्धांत इसमें आता है वो ये है, द ग्रुप सेटअप प्रिवेंट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम एक्वायरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड। तो ग्रुप सेटअप जो है, ग्रुप का जो एक साँचा बनता है, ग्रुप की जो एक रचना बनती है, एक सेटअप बनता है, वो हमेशा इंडिविजुअल को, मतलब व्यक्ति को मन की सुसंगति बनाए रखने में विरोध करता है। प्रिवेंट्स कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड ऑफ इंडिविजुअल। व्यक्ति का अपना मन सुसंगत रहने में ये ग्रुप हमेशा विरोध करता है। वो तभी संभव है, ये कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड, मन की जो सुसंगति है हर व्यक्ति की, वो तभी संभव है जब समाज में कॉमन आइडियल्स होते हैं, सबके आदर्श एक जैसे होते हैं, कॉमन मॉडल्स होते हैं, उसमें जो मॉडल जो है वो कॉमन सर्वमान्य होते हैं, सबको स्वीकारनीय होते हैं। और आगे कहते हैं अगर ऐसा नहीं रहेगा,
अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब ग्रुप के मॉडल्स अगर अलग अलग रहेंगे, ग्रुप के मॉडल्स अगर अलग अलग रहेंगे, तो व्यक्ति का क्या होता है, ही थॉट्स आर लेड एस्ट्रे। वो हमेशा वो हमेशा विभाजित ही रहेगा। एस्ट्रे का एस्ट्रे का एक जो मतलब निकलता है, कल हमने, हाँ, उसमें हमेशा विभाजन रहेगा, मतलब फैला हुआ माइंड, जिसे विभाजित माइंड, स्कैटर्ड माइंड। तो इस तरह का ऐसे ग्रुप में अलग अलग ग्रुप के अलग अलग स्टैंडर्ड है, तो व्यक्ति का जो मन है वो हमेशा विभाजित रहेगा, फैला हुआ रहेगा, क्योंकि उसमें एक उद्देश्य नहीं रहता है, एक मॉडल उसके मन में नहीं रहता है। ही थॉट आर लेड एस्ट्रे एंड दिस क्रिएट्स अ माइंड whose seeing unity is forced and distorted। ऐसे व्यक्ति में जो एकता की भावना है, वो हमेशा मतलब लादी हुई होती है। उसको उसको आप उस व्यक्ति को उस ग्रुप के या अनेक ग्रुप के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, जो जबरदस्ती फोर्स होता है उसमें। और वो माइंड जो है, उस व्यक्ति का माइंड जो है, हमेशा विचलित रहेगा, डिस्टॉर्टेड रहेगा, जिसे मराठी में विस्कळित कहते हैं। हमेशा स्कैटर्ड रहेगा और विकृत रहेगा, डिस्टॉर्टेड रहेगा। सेकेंडली, द ग्रुप सेटअप लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड डिनाइल ऑफ जस्टिस। तो ऐसे ग्रुप सेटअप में, ऐसे अगर ऐसी ग्रुप की व्यवस्था में, या जाति व्यवस्था हो या कोई भी ग्रुप हो, ऐसे ऐसे में हमेशा भेद निर्माण होते हैं, और उसमें न्याय को नकारा जाता है, डिनाइल ऑफ जस्टिस होता है, न्याय को नकारा जाता है। द ग्रुप सेटअप लीड्स टू स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ क्लासेस। और इसमें वर्ग 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 का एक दर्जा निर्माण होता है, स्ट्रैटिफिकेशन, ऊंच नीचता निर्माण होती है ऐसे ग्रुप सेटअप में। दोज हु आर मास्टर रिमेन मास्टर एंड दोज हु आर बॉर्न इन स्लेवरी रिमेन स्लेव्स। ऐसे में जो मास्टर्स है, मतलब ऊपर वर्ग के लोग हैं, ऊपरी वर्ग के लोग हैं, मास्टर्स है, जो जिनका अधिपत्य होता है समाज पर, वो हमेशा मास्टर्स ही बने रहेंगे। और जो गुलाम है, जन्म से गुलाम है, वो गुलाम ही बने रहेंगे। इसलिए बुद्ध का न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मेन वसलो होती, कम्मेन होती ब्राह्मणों। तो ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है, मतलब वो जिसका प्रभुत्व है समाज पर, वो ब्राह्मण ही बना रहेगा। जो शूद्र है वो शूद्र ही बना रहेगा। बुद्ध कहते हैं कोई भी जन्म से ब्राह्मण नहीं, जन्म से गुलाम नहीं। लेकिन ये इसके विपरीत ये जो अवस्था है, ऐसा अगर है, एक ग्रुप मास्टर रहता है, उसका आधिपत्य रहता है, उसका प्रभुत्व रहता है, तो वो ऐसे ग्रुप सेटअप में उसका प्रभुत्व वो वैसा ही रहेगा, और गुलाम गुलाम जो है वो गुलाम ही बने रहेंगे। ओनर्स रिमेन ओनर्स एंड वर्कर्स रिमेन वर्कर्स। जो मालिक है वो मालिक ही रहेंगे, और जो वर्कर्स है, कर्मचारी है, कामगार है, वो मजदूर है, वो मजदूर ही बने रहेंगे। द प्रिविलेज रिमेन प्रिविलेज एंड द सर्व रिमेन सर्व। जो जिनको जिनको विशेषाधिकार मिला है, वो वैसे ही अधिकारी बने रहेंगे, और बाकी जो है वो गुलाम बने रहेंगे, सर्व बने रहेंगे। दिस मीन्स दैट देयर कैन बी लिबर्टी फॉर सम बट नॉट फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है, वो कहते हैं कि इसमें कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता मिलती है, बाकी लोगों के लिए नहीं मिल सकती। कुछ लोग स्वतंत्रता का उपभोग लेते हैं, और बाकी लोग नहीं ले सकते। मतलब अल्पजन स्वतंत्र होते हैं, बहुजन गुलाम होते हैं। अल्पजन स्वतंत्र होते हैं, बहुजन स्वतंत्र नहीं रहते। दिस मीन्स दैट देयर कैन बी इक्वालिटी फॉर अ फ्यू बट नन फॉर द मेजॉरिटी। जो अल्पजन है उनमें समता होती है, और बहुजन जो है उनमें विषमता होती है। बहुजनों में वो
समानता नहीं रहती, अल्प जन में वो समानता रहती है। देयर कैन बी इक्वालिटी फॉर अ फ्यू बट नन फॉर मेजॉरिटी। व्हाट इज द रेमेडी? इस पर क्या उपाय है? द ओनली रेमेडी लाइज इन मेकिंग फ्रैटर्निटी यूनिवर्सली इफेक्टिव। तो इसमें वो कहते हैं, इसमें एक ही उपाय है कि इनमें बंधुता, व्यापक बंधुता लाना आवश्यक है। द ओनली रेमेडी लाइज इन मेकिंग फ्रैटर्निटी यूनिवर्सली इफेक्टिव। बंधुत्व जो है, बंधुत्व सर्वमान्य बनना चाहिए, परिणामकारक बनना चाहिए। यूनिवर्सली इफेक्टिव, व्यापक दृष्टि से वो परिणामकारक बनना चाहिए, मतलब व्यापक बंधुत्व चाहिए, सबके लिए बंधुत्व चाहिए। कुछ ग्रुप में बंधुत्व है, इस ग्रुप में बंधुत्व है, उसमें ग्रुप बंधुत्व है, गुटों में बंधुत्व है, कास्ट में बंधुत्व है, अलग अलग रिलीजन में अपना अपना बंधुत्व है। तो ऐसा बंधुत्व किसी काम का नहीं, वो यूनिवर्सल बनना चाहिए। सो व्हाट इज फ्रैटर्निटी? ऐसी फ्रैटर्निटी क्या है? तो ऐसी फ्रैटर्निटी जो है, इट इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर ब्रदरहुड ऑफ मेन विच इज अनदर नेम फॉर मोरालिटी। तो ये जो बंधुत्व है, इसका मतलब फ्रैटर्निटी, ये फ्रैटर्निटी मतलब बंधुत्व है। तो बंधुत्व का दूसरा नाम मोरालिटी है, नीतिमत्ता है। तो नीतिमत्ता और बंधुत्व एक ही है, ऐसा निष्कर्ष वो निकालते हैं। और उससे भी आगे जाके वो निष्कर्ष निकालते हैं। 41वां मुद्दा है और अंतिम मुद्दा है, दिस इज व्हाई द बुद्ध प्रीच दैट धम्म इज मोरालिटी एंड एज धम्म इज सेक्रेड सो इज मोरालिटी। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसी कारण बुद्ध ने धम्म को नीतिमत्ता कहा है, धम्म इज मोरालिटी कहा है। और धम्म अगर पवित्र है तो फिर मोरालिटी भी पवित्र होनी चाहिए। धम्म अगर सर्वमान्य है, पवित्र है, तो नीतिमत्ता भी सर्वमान्य और पवित्र होनी चाहिए। तो ये इस चैप्टर का मेयर मोरालिटी इज नॉट इनफ, इट मस्ट बी सैक्रेड एंड यूनिवर्सल का ये इस सिद्धांत का ये अंतिमिक ये निचोड़ निकलता है इस चर्चा का। बुद्ध प्रीच दैट धम्म इज मोरालिटी एंड एज धम्म इज सैक्रेड सो इज मोरालिटी। धम्म जिस तरह से पवित्र है, धम्म यानी नीतिमत्ता है, और धम्म अगर पवित्र है तो मोरालिटी भी पवित्र होनी चाहिए, ये निष्कर्ष निकलता है। और ये चौथे खंड का बुक 4 का पहले पार्ट का यहाँ पर समाप्त होता है। आज शाम को हम पार्ट 2 से शुरुआत करेंगे 7:30 बजे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने अपने क्षमता के मुताबिक इस पर थोड़ी चर्चा की है, और बहुत कुछ चर्चा करने लायक है, लेकिन ये सारी की सारी चर्चा जो है वो ऑनलाइन नहीं कर सकते। जैसे हम बार बार कहते हैं कि इस पर सेमिनार होनी चाहिए और चर्चा सत्र होनी चाहिए, और तभी ये जो बाबा साहब का जो संदेश है उसको बहुत ही बारीकी से समझ लेना जरूरी है, और आज के माहौल में तो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।